हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा। टोटल हम 4 यूनिट को एक साथ जोड़ करके सिर्फ बेसिक उस पे कॉन्सेप्ट पे बातें करेंगे एक एक करके। पहला आपका जो रहेगा हायर एजुकेशन है, दूसरा आपका है आईसीटी है, तीसरा आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, चौथा आपका द पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस 4 टॉपिक को आज एक साथ एक समरी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। चलिए पहले शुरुआत करते हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग से करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है एक एक समझते हैं। पहला इसमें आपका दिया होता है कोडोनेशन क्या है, डिनोटेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या और कंक्लूजन क्या, और प्लस आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है। तो जो आप इसमें पहला जो आप देखते होंगे, जब पढ़े होंगे, अगर बुक्स उठाएंगे तो ये सब आपको दिया होता है, क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। अगर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते, समझिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा 80% पूरा अगर बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें चाहिए कितना, 40% तो पासिंग ही चाहिए। और 80 पे आप लाते बढ़िया आपका जीआरएफ हो जाता है। तो बट कहीं से आप पढ़िए, इस वक्त आपको अपना कॉन्सेप्ट का पूरा बेसिक बार बार रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इस वक्त आपका समय क्या है, अब ज़्यादा नया चीज़ पढ़ने का नहीं है, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को रिवीजन करिए। अब जैसे इसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया है आपका, एक आता है स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, दूसरा आर्गूमेंट क्या है, आर्गूमेंट क्या है, तीसरा कंक्लूजन क्या है। अब इस प्रकार से आपको जो अलग अलग सारी चीजें दिया होता है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, फिर उसके बाद कोडोनेशन क्या है, कोडोनेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है। ये बेसिक जो आपका सारी चीजें देखते होंगे, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग में शुरुआत में है। और प्लस आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पूछता है। ये क्या है दोस्तों? अब यहां पर आप देखिए, लॉजिकल रीजनिंग, ये तो आपका क्या होता है, स्टेटमेंट के ऊपर पहले बात करते हैं। स्टेटमेंट जो भी है, स्टेटमेंट मतलब कोई कथन है, आपको दे दिया गया परमिसेस 1 परमिसेस 2 करके एक स्टेटमेंट बना दिया कि आज धूप बहुत तीखा है, तो हो सकता है धूप ज्यादा ही तीखा है तो इसका मतलब गर्मी बढ़ सकती है। किसी ने कहा मैंने बादल देखा तो आप बारिश हो सकती है। कि जो स्टेटमेंट दिया होता फिर उस पर आप आर्गुमेंट करते, लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालते हैं। ये आपका अलग ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसे लिख देंगे। कोई भी मान लीजिए 1 लिख दिया, क्या दे दिया कि आज बादल छाया हुआ है तो बारिश हो सकती है। तो बादल छाया हुआ किसी ने बोल दिया, अगर बारिश हो गई तो किसी ने कहा आज बारिश हो सकती है, तो बादल देखने से बारिश थोड़ी हो सकती बादल घनघोर काला बादल छाया और हवा चली, उड़ गया, बारिश नहीं हुआ। तो आपका यहाँ पर चीजें कभी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये जो आप एस्टिमेटेड करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, इस प्रकार की आपका इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकालते हैं। एक होता है कोडोनेशन और डेनोटेशन। कोडोनेशन किसी का कोड करना, किसी चीज का अर्थ बताना, मीनिंग निकालना। जैसे कोडिंग करना कि मान लीजिए स्नैक मैंने देखा, एक काला सांप देखा, अब स्नैक मीन्स होता है सांप। अब सांप का अलग अलग फिर अर्थ निकालो, डेनोटेशन कर रहे हो। एक स्नैक क्या होता, भाई सपने में देखा, मुझे लगा महादेव ने दर्शन दिया। फिर किसी ने बोला कि हो सकता है आपका कुबेर का धन प्राप्ति हो रहा, हो सकता है आपके जीवन में कोई लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही। तो जो आप ये सब चीजें पर देखते होंगे, कोडोनेशन, डेनोटेशन, ये क्या होता है, एक अर्थ निकालेगा, दूसरा उस अर्थ को कई अर्थ बताएगा, उसका अलग अलग मीनिंग की बात करता है। लेकिन ज्यादातर यहाँ से पूछा जाता है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते होंगे दोस्तों, ऐसे आप देखते होंगे, ऐसे एक प्रकार से एक 4 लाइन खींचा जाता है, जिसमें एक होता है ए, ये होता है ई, और ये होता है ओ, ये होता है आई। ये तो आप ध्यान रखा होगा। इससे और इससे जो रिलेशन जोड़ेंगे, इससे क्या इसका रिलेशन जोड़ेंगे, फिर इससे क्या रिलेशन, इससे क्या रिलेशन, इसी बोलते हैं स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग।
अब यहाँ पर पूछता है अगर ए और ई का रिलेशन पूछेंगे तो यहाँ क्या नाम रखा जाएगा, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी अलग अलग लोग नाम रखते हैं, कंट्राडिक्टरी बोलते हैं। दूसरे की आई और ओ को नाम इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन, इसको बोलते हैं सब कंट्राडिक्टरी, ऐसे रिट्री समझ जाइए, सब कंट्राडिक्टरी। इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन, ये बेसिक चीज है। और यहां से अगर इसका रिलेशन पूछा जा रहा है और इसका इससे इसको बोलते हैं सब अल्टरनेटिव। क्या बोलते हैं? सब अल्टरनेटिव। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना दोस्तों, बातों पे ध्यान दीजिए, बाकी क्योंकि जल्दबाजी में बता रहे हैं, बेसिक एक रिवीजन करा रहे हैं बस। अब एक कंट्राडिक्टरी मीन्स क्या है, सब कंट्राडिक्टरी क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है, सब अल्टरनेटिव क्या है, इधर भी वही है, सब अल्टरनेटिव क्या है, नेटिव क्या है। ये बेसिक चीजें आपको समझना है, ये चीजें क्या पूछता है। देखिए ए का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ये होता है पॉजिटिव की बात करता है और ये निगेटिव की बात करता है, ये भी निगेटिव और ये भी पॉजिटिव। अभी समझिए क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव। ए में बोलता है कि ऑल मैन, जैसे ऑल मैन क्या है, विजडम है मतलब बुद्धिमान है, ऐसे दे दिया। यहां बोलेगा नो मैन इज नो विजडम, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, विजडम अलग और ऐसे डायग्राम में। इसका बोलेगा सम मैन इज विजडम, इसका अलग डायग्राम बना। यहां बोला जाएगा सम मैन इज नॉट विजडम, ऐसे कर देगा। तो ये जो आपने सारी चीजें पढ़ा होगा एक समरी तरीके से आपको समझा रहे हैं। तब इसमें आपको कोरिलेशन जोड़ना पड़ेगा, कब कंट्राडिक्टरी बनेगा, कब सब कंट्राडिक्टरी, सब कंट्राडिक्शन कब बनेगा, कब सब अल्टरनेटिव, इस प्रकार की चीजें पूछा जाता है। अगर मान लीजिए ये का है, ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रिलेशन होगा कंट्राडिक्टरी, और यहां से पॉजिटिव इस पॉजिटिव में रिलेशन होगा तो उसको बोलेंगे सब अल्टरनेटिव। क्यों? क्योंकि भाई सभी में से कुछ हो सकता है, कुछ में से सभी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पॉजिटिव बात हो सकता है। यहां क्या कह रहे हैं, जब कोई रिलेशन इसका नहीं तो कोई रिलेशन इसका नहीं तो इसका भी सब अल्टरनेटिव हो सकता है। तो ये बेसिक आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग का अलग टॉपिक होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, एक समरी तरीके से बात करेंगे, समरी। ठीक है, ये सारे अब कंट्राडिक्शन मीन्स इसका होता है दोस्तों, सॉरी कंट्राडिक्शन का इसका होगा विरोधाभास। अगर ये आल सभी है, नो नहीं है, एक दूसरे विरोधाभास जहां होगा उसको बोले कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग के स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग का पूछता है। अब इसके बाद इसी में आपका अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव। दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ये क्या है, यहां भी दो चीज पूछता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। यहां पर इसे दो परमिसेस दे दिया, परमिसेस 1 परमिसेस 2। इसमें आपको क्या ढूंढना है, कभी आल में से सम को ढूंढो, सब में से कभी आल का। ये तरीका क्या है, डिडक्टिव में दो चीज होता है, एक होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड। वैलिड में एक होता साउंड और एक होता अनसाउंड, यहां पर होगा अनसाउंड। ये बेसिक चीज है, समझ जाइए। इंडक्टिव में होता है एक स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग जो एक होगा कॉन्जेंट, एक होगा अनकॉन्जेंट, और इसमें होगा अनकॉन्जेंट। एक समरी आप समझते जाइए, बस सुनते जाइए इसे क्या है। कब वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, कब स्ट्रॉन्ग होगा, कब वीक होगा। पहले डिडक्टिव समझते हैं। डिडक्टिव कहता है जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव कहता है पर्टिकुलर टू जनरल। ये क्या है ये समझते हैं।
जैसे बोल दिया परमिसेस वन, इसी की बात करते हैं पहले डिडक्टिव का, कि ऑल बॉयज गुड, ऐसे लिख दिया। तो ये जनरल सी बात कह रहा है, सभी पे लागू हो रहा है कि ऑल बॉयज इज गुड, सभी बच्चे अच्छे हैं, सभी लड़के अच्छे हैं। लेकिन दूसरा बोला श्याम, मान लीजिए श्याम नाम का कोई लड़का है, श्याम इज गुड। तो कहने का मतलब है कि सभी में से एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आया श्याम। अगर सभी में से किसी एक का नाम आता है तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिडक्टिव। अब इसमें वैलिड है कि इनवैलिड है, साउंड है कि अनसाउंड है। साउंड है, देखिए क्या बोला जा रहा है, गुड शब्द, बॉयज लिया गया तो बॉयज में आ गया श्याम, लेकिन गुड जो शब्द आएगा ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका वैलिड कहलाएगा। अगर अनसाउंड कब हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ नाम आता है श्याम इज ए बॉय, श्याम इज ए बॉय लिख देता तो ये लगता है अनसाउंड है। क्यों, कुछ चीजें इसमें छिपी है, हाइड है, जो दिख नहीं, क्या नहीं दिख रहा, गुड, अच्छा शब्द नहीं दिख रहा, कि मतलब वो अच्छा कौन है, ये हो जाता आपका अनसाउंड। ठीक है, ये हो गया आपका डिडक्टिव मतलब वैलिड का। और ये जो है इनवैलिड, इनवैलिड वही चीज है, सिर्फ इसमें अगर दे देता ऑल बॉयज इज गुड, श्याम इज ए बॉय, तो लगता कि यहाँ पर जो अनसाउंड था यही अनसाउंड यहाँ भी दिखा, बस इतना समझना। अब दूसरा बात करते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल। अब यही चीज आप पलट दो, उल्टा करो। कैसे पलट दो, लिख दो श्याम इज ए गुड बॉय, ऑल बॉयज इज गुड। अब ऐसे लिखो परमिसेस वन, परमिसेस टू, इसको देखो ध्यान से, यहाँ लिखो श्याम इज गुड बॉय। अब यहाँ पर आपने लिख दिया श्याम इज ए गुड बॉय, अच्छी बात है, श्याम एक अच्छा लड़का है। और लिख दिया ऑल बॉयज इज गुड, ऑल बॉयज इज गुड। ये जो बेसिक चीजें आपने सुना कि श्याम इज ए गुड बॉय, ऑल बॉयज इज गुड, हमने क्या कर दिया, सब चीजें पलट दिया। क्या कर दिया, पर्टिकुलर से जनरल, पर्टिकुलर कोई श्याम लड़का है उसका नाम ले लिया, और आर सभी को क्या कर दिया, पूरा जनरल में उसको डाल दिया। कि जब इस तरीके से चीजें आप पढ़ना शुरू कर देंगे, बेसिक चीजें, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक हो जाता, ये टॉपिक यही करो खत्म। अब इससे पूछे कॉन्जेंट क्या है, अनकॉन्जेंट क्या है, ये बेसिक चीज पूछता है। कॉन्जेंट मीन्स वही चीजें हैं कि यहाँ पर लिखा गुड बॉयज, और यहाँ पर लिखा गुड बॉयज, और यहाँ पर श्याम का नाम आ गया, एक लड़का है पर्टिकुलर, के कॉन्जेंट की बात कर दी। अनकॉन्जेंट कैसे हो जाता, अब इसी चीज के अनकॉन्जेंट अगर बनाना होता तो वो भी समझ जाते, क्या करते, इसी में एक चीज को हाईलाइट कर देते, गुड को हाईलाइट कर देते, बस हो जाता अनकॉन्जेंट, बस खत्म। अब अगला बात करते हैं टॉपिक पे हम, नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है अब नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरुआत होता है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। ये बेसिक चीजें, इसमें क्या पूछता है, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग बेसिक दो टर्म है, एक होता ऑर्थोडॉक्स, एक होता हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स एक होता है हेटेरोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स। ये बेसिक चीजें है क्या, हेटेरोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स। देखिए ऑर्थो मीन्स होता है जिसमें आस्तिकता की बात करती है, जो गॉड में बिलीव रखते, वेद को मानते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। किनको, गॉड को, वेद को, इसमें जो विश्वास रखते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स वो होता है जो ना तो गॉड को मानते ना वेद को मानते, वो हमेशा लॉजिकल बात करते हैं प्लस साइंस की बात करते हैं, वो साइंस की बात करते हैं। ठीक है, तो जहां पर लॉजिक और साइंस की बात करते हैं उसको बोलते हैं हेटेरोडॉक्स। अब इसमें हमें पढ़ना ऑर्थोडॉक्स में 6 पॉइंट को ज्यादातर लोग बात करते हैं, जैसे कुछ वेदा हो गया। अब इसमें वेद कितने हैं, 4 वेद, वेदा 18 पुराना,
कैन मंडल, ये पूरा बेसिक चीज़ें हैं। अब इसमें ये बेसिक इनका टर्म हो जाता है। फिर पढ़ते हैं मीमांसा क्या है, उपनिषद क्या है, ये आपने सुना होगा, सब चीज़ें पढ़ा होगा, मीमांसा क्या, उपनिषद क्या है। तो ये जो सारी टर्म है, जो कंडीशन है, आप जो पढ़ते हैं, विश्वास रखते हैं, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, इस सारी जो प्रोपेगेंडा है बेसिक जो अपना लोग चलाते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, अपने समाज को बेहतर रखने के लिए लोग लिखे भी है, चलाते हैं, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। अगला इसमें हम बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स, हेथोडॉक्स। देखिए दोस्तों, जीवन की अगर अपनी आवश्यकता पूरा करना है तो आपको लॉजिक और साइंस के साथ ही चलना पड़ेगा। अगर अपने आप को तार्किक नहीं सोचोगे, साइंटिफिक नहीं सोचोगे, तो कैसे आप अपने आप को डेवलप करोगे। तो यहाँ पर जो डेवलप जैसे आजकल देखते होंगे, इसमें जो बेसिक कौन से हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, इसको बोलते हैं, इस चार इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका। ठीक है, अब बुद्धिज्म का अपना ये लॉजिक की बात करता है, इनमें कई अपना ब्रांच है, हीनयान, हीनयाना, महायाना, महायाना, नवयाना, वज्रयाना, वज्रयाना, थेरवाना, अलग अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। हीनयान, महायान, वज्रयान, नवयान, इस तरीके से इनका अपना क्या था, एक ब्रांच था। इसको समझा देते क्या है। हीनयान मीन्स होता है जो किसी की बात हो, जैसे मैं कुछ बोलता हूँ, अगर मेरी चीज़ें गलत है तो मत मानो, अपना तर्क लगाओ, अपनी लॉजिक लगाओ, जब तक वो 100% वो चीज़ें आप पे सही नहीं बैठती तो मेरी बातें मत यकीन करो। मैं अगर पढ़ाता हूँ, मेरी कोई चीज़ गलत है तो उसको नेग्लेक्ट करो, उसको छोड़ो, फॉरसेक करो, गिव अप करो, त्याग दो, हटो, निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि लगे कि ये चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्यों एक्सेप्ट कर लूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पूरा फ्रीडम है। अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरी कॉन्सेप्ट ठीक है तो एक्सेप्ट करो। तो हीनयान क्या कहा जाता था, आपके विचार, आपके थॉट, आपकी टीचिंग, इस पे बात कहा जाता था। अगर बुद्ध ने कोई कॉन्सेप्ट दिया, अगर उन्होंने कोई बात बोला, अगर वो आप पे लागू सही प्रकार से, जैसे एक कहानी होता है कि एक बार कोई किसी के घर में छोटा सा बच्चा डेड हो गया, मर गया। अब कि उस जो औरत थी, उस बच्चे की माँ थी, उस बच्चे को गोद में लेकर के बुद्ध के पास चली गई। कहानी है, जातक कथा की। तो उसमें क्या हुआ, उनके पास वो लेकर के जाती है, तो लोगों ने कहा कि बुद्ध ठीक कर देंगे, ऐसा उनके पास तर्क है, ऐसा उनके पास शक्ति है, ऐसा लोगों ने विश्वास जता दिया। वो बच्चे को लेकर के उनके पास गई, बोले कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। उन्होंने कहा कि बच्चे को जिंदा किसने बोला? बोला कि ऐसा है, मैंने सुना आप काफ़ी तार्किक बात करते हो, लॉजिकली बात करते हो सकता है आपको ईश्वरीय कोई गुण है, कोई शक्ति प्रदान है। उन्होंने कहा देखिए बहन जी, माता जी, जो भी है, आप एक काम करो, किसी के घर से, जो भी इस पूरे मोहल्ला है, 20-25 घर है, आप जाइए उसके घर से एक मुट्ठी राई लेके आइए और उसी के घर से लाइए जिसके घर कोई डेड ना होगा, कोई मरा ना हो। बोले ठीक है। पहले घर पे जाती है तो बोलते हैं कि दरवाज़ा खटखटाई, बोलते हैं कि, तो वो दरवाज़ा खोले, बोले क्या है? बोले कि एक मुट्ठी हमें राई चाहिए, सरसों चाहिए, जो भी है। तो लेकिन फिर पूछती कि आपके घर कोई मरा तो नहीं है? उन्होंने कहा अभी तो पिछले साल हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए। अब वहाँ तो नकार दिए, बोले तो रहने दो। दूसरे घर गए, वहाँ भी दरवाज़ा खटखटाती, फिर पूछती है एक मुट्ठी राइस दे दो, राई दे दो। तो बोलते हैं कि ले, फिर पूछती है आपके घर कोई मरा तो नहीं है? तो बोलते हैं अरे परसों तो हमारे बड़े ताऊ जी गुजर गए। ऐसे तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर, हर घर जब जाती तो पता चला सबके घर कोई न कोई एक्सपायर हुआ, कोई न कोई मरा है। फिर वापस होकर निराश होकर उनके पास आती है, तो बोलती है कि नहीं मिला। बोले क्यों? क्या सबके घर मरा है? तो वही वो चीज़ कहते हैं कि जीवन के यही सत्य है
एक न एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो क्यों इतना अपने आप को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? उनका समय था, कोई बीमारी लगी, वो बच्चा नहीं बच सका, मर गया। अब उसके लिए कोई ऊपरी शक्ति, कोई ऐसी विडंबना हमारे पास नहीं है। यही जो जीवन की सच्चाई, वो बेसिक जो सच्चाई थी उसी को बात करते थे। तो वो जो उनकी ज्ञान होती थी उसी को बोलते थे हीनयाना। हीनयाना मतलब हीनयान था वो कहते थे कि विचारों को समझो, लॉजिक को समझो, तार्किक को समझो, ये बातें होती थी। दूसरा हो गया आपका महायान। महायान क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, चीज़ें चेंज होने लग गया। जब बताते हैं कि थोड़ा देश में बाहरी लोग और आने लगे, शक आए, हुण आए, कुषाण आए, बहुत से ऐसे इतिहास में लिखा गया पेजों में अलग अलग तरीके से। जब आप पढ़ोगे गुप्ता पीरियड का, लो पीरियड, तो बताते हैं कि महायान में क्या हुआ, यहाँ पर लोग थोड़ा सा विचार चेंज होने लग गया। बोले कि अब तो हमारे बुद्ध जी तो है नहीं, तो बुद्ध जी के जो विचार वो तो है ही है, क्यों ना हम बुद्ध जी की मूर्ति घर में रख लें, अब उसी को हम पूजा करें। अब लोग उन्हीं की धूप अगरबत्ती करना शुरू कर दिए। ये हो गया आपका महायान। यही से बुद्धिज्म का अगर देखा जाए तो डिक्लाइन होने का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म में कहा गया मैं बुद्ध नहीं, बुद्ध मतलब जो अपने अंदर एनलाइटमेंट डेवलप कर ले, अपने अंदर एक ज्ञान अर्जित कर ले, जो समाज को समझ गया, नेचर को समझ गया, वही बुद्ध है। और इसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा ले लो, कंठी पहन लो या जनेऊ लपेट लो, कान छिदा लो, ये कभी नहीं बोलते। प्रोपेगेंडा ये सब मत रचो। आप खुद में आप एक जो है अरिहंत बन सकते हो, एक ज्ञानी बन सकते हो, आप समाज को बेहतर कर सकते हो। लेकिन यहाँ लोगों ने क्या हुआ, उनके विचारों बजाय उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए और घर घर में रखना शुरू कर दिए। ये आ गया आपका महायान। दूसरा आ गया आपका वज्रयान। वज्रयान क्या होता है, अब इसी में आपका जादू टूना आना शुरू हो गया कि बुद्ध जी ने ये भी बोल दिया कि अगर किसी भूत आता है, प्रेत आता है, नींबू काट के उसे घर में डाल दो, वहाँ टांग दो, दरवाजे पर टांग दो, शनिवार के दिन कर दो, फलाने दिन कर दो, बृहस्पतिवार के बाल मत धो, फलाने दिन का नहाओ मत, इस दिन का लहसुन मत खाओ, इस दिन का प्याज मत खाओ। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं न जाने किसने ला के डाल दिया, ये हो गया वज्रयान। आज भी आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आसाम, बंगाल, जो आज लोग बोलते हैं कि उधर चले जाओ तो लोग जादू बना के आपको चिड़िया बना के उड़ा देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, अगर लोगों को उड़ाने होता तो बहुत लोग चिड़िया बन के उड़ते, बट कोई बात नहीं, अपना अपना सबका विचार है, कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोपेगेंडा जैसे इसमें आने लग गया तो और धीरे धीरे ये डिक्लाइन हो गया। एक हो गया नवयान। नवयान मीन्स होता है, जब B.R. अम्बेडकर साहब क्या हुआ, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट दिए नवयान, कि उन्होंने भी फिर से ही हीनयान की तरफ बोले कि आप अपने अंदर एक तर्क डेवलप करो, लॉजिक डेवलप करो, क्यों इन सब चीज़ों में फंस के अपना समय, अपना पैसा व्यर्थ करते हो। ये इस चीज़ को बोलते हैं नवयान। तो ये बेसिक इनका जो था बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इनका कुछ किताबें हैं, कुछ इनका लिटरेचर है जिसमें बोलते हैं अधम पिटक क्या है, त्रय पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, अलग अलग इनका कॉन्सेप्ट, उसको आप पढ़िए, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बुद्धिज्म। दूसरा होता है जैनिज्म। जैनिज्म मीन्स होता है जैनी लोग। इसमें दो ब्रांच बेसिक निकला, एक आपका दिगंबर, एक आपका श्वेतांबर। दिगंबर वो होते थे जो नागा बाबा लोग होते, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, विदाउट ड्रेस, अपना कहीं भी, जैसे काशी बनारस बैठे हैं, आपका हिमालय की ब्रांच या रेंज में जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, शिवालिक रेंज में कहीं भी अपना बैठ के गुलाटी मारते रहते हैं, उनका अपना कॉन्सेप्ट है। ये जो है बेसिक चीज़ें, आपका नागा लोग जो होते हैं, दिगंबर लोग होते हैं, वो नंगा होते हैं, अपना ध्यान में लगे होते हैं। जब उनको लगेगा कि शरीर को त्यागना है तो खान पान छोड़ देंगे, बोलेंगे अब हम खान पान नहीं करेंगे, हवा मतलब ऑक्सीजन ही लेंगे बस। और धीरे धीरे उनके शरीर क्या होती है, क्षणित होती चली जाती है, धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो जाती है और अंत में वो खत्म हो जाती है। दूसरा इसी में आपका है जो श्वेतांबर। श्वेतांबर वो ब्रांच है जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, वो देखते होंगे मास्क लगाए रहेंगे और वाइट कपड़े पहन के चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं श्वेतांबर। अगला है, बट इनमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया 5 कि चोरी ना करना, अहिंसा ना करना, व्यभिचारी ना करना, झूठ मत बोलना, सत्य पे चलना, ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपना उपदेश दिया। यही उपदेश बुद्धिज़्म में भी था। बुद्धिज़्म में एक अष्टमार्ग भी कॉन्सेप्ट था, जिसमें
सही समय पर उठो, सही समय पर कार्य करो, सही डिसीजन लो। तो जिस दिन आप सही समय सही चीज़ करते जाएंगे, आप ऑटोमेटिक क्या है अपने लक्ष्य को, गोल को प्राप्त कर सकते हो। तो इनका काफ़ी, मुझे तो सबसे बेस्ट यही नियम लगा दोस्तों। और जैनिज्म भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैनिज्म में क्या था, सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता था, बहुत से स्ट्रिक्ट था, बहुत सी रुकावटें थी। हर एक चीज़ का टाइम टू खाना खाना, दिन डूबने से पहले खाना खा लो, रात को खाना नहीं खाना है, खेती मत करो, कीड़े मर जाते हैं। तो इतने रोक टोक है कि आपको लगेगा कि लहसुन मत खाओ, प्याज ना खाओ, अगर ये चीज़ नहीं खाओगे तो भाई देखो आपके बॉडी में कैंसर का सबको सेल होता है। लेकिन लहसुन प्याज हमारी बॉडी के जो कैंसर के जो डिजीज बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करती है, बढ़ने नहीं देती। इसलिए जो व्यक्ति, अगर आप देखो लहसुन प्याज नहीं खाए, रात रात जगे, उसकी जल्दी क्या होती है, कैंसर की डिजीज ज़्यादातर चांस बढ़ सकती है। इसलिए लोगों ने अपना अपना विचार दिए, बाकी मैं नहीं कह सकता किसी धर्म पे ठेस पहुँचे, वो तो अपना सबका कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट लोग जोड़ते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं तामसिक भोजन है, सात्विक भोजन नहीं, ये तामसिक। तामसिक मीन्स होता है जिसमें आपके अंदर कामुकता जगाती है। युवा खाएगा तो उसके अंदर कामुकता जगेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके अंदर ऐसी विचार जगेंगे। तो ये लोगों का अपना विचार, बोले सब चीज़ें खाने से ऐसा होता है, होता नहीं दोस्तों। खाना हम अगर नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी का सेल कैसे डेवलप होगा। आज जो उम्र है, समय, अभी तो सब चीज़ की ज़रूरत है बॉडी का, नहीं पाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। आपकी उम्र 30, 35, 40, 45 तक जाते खत्म हो जाओगे, बीमारियां बहुत तरीके की हो जाएंगी। इसलिए जो भी नेचर आपके लिए बनाया है खाना चाहिए। वेजिटेरियन जो भी चीज़ें खाओ, मैं नहीं कहता आप नॉन वेजिटेरियन बन जाओ, जीव जंतु को मार कर हत्या करो। अगला है इसमें आपका चारवाक। चारवाक इनका अपना कॉन्सेप्ट था, ये बोलते थे कि अगर आपको ज़िंदगी एक बार मिली है, इसे भरपूर जियो, किसी के दबाव में मत रहो। जैसे बहुत से लोग होता मन मार के जीना, मन मार के खाना खाना, मन मार के हंसना, हिसाब भर बातें करना, हिसाब भर हंसना, ऐसा लगेगा कुछ ज़िंदगी पूरे नाप तोल के पैदा हुए हैं। अरे खुल के जियो, एक बार लाइफ मिली है, कोई बात एग्ज़ाम नहीं पास होगा तो क्या होगा, कुछ और होगा। ऐसा जरूरी तो कि आपके एग्ज़ाम पूरी ज़िंदगी है। अरे ज़िंदगी है तो तभी एग्ज़ाम है, आप नहीं रहोगे तो कौन एग्ज़ाम देगा, कि एग्ज़ाम रहेगा तब आप रहोगे। इतना ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ठीक है, पढ़ाई किया, अच्छा एग्ज़ाम देंगे, पास हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं हो तो कोई बात, कुछ और फील्ड देखेंगे। ऐसा ज़रूरी है। समाज में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी करने के लिए, कुछ नया चीज़ सीखेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो चारवाक ये कहता है आपको एक बार ज़िंदगी मिली है, जो खाना है, जो पीना है, जो भी करना है कर डालो, मगर गलत मत करो। गलत मतलब किसी चोरी लेके मत खा लो। लेकिन ये कहते हैं अगर आपको ऋण लेके कुछ खाना पड़े, उधारी खाना पड़े तो खा लो, अपने मन को मत मारो। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके जेब में 200 रुपया, आप सोच रहे हो कि चलो मिठाई खा लेते हैं। आप जाते जाते आपने सोचा नहीं कल भी देखना है, कल का भी दिन देखना है। आज पता चला कल आए या ना आए, रात में आप गुजर जाओ, क्या हो जाए कौन जानता है। आज जो है उसमें जीना शुरू करो, प्रेजेंट टाइम में जीना शुरू करो। वो एक एग्जाम्पल भी थे कि ऋणम घृतम पीबते, मतलब ऋण लेके उधार लेकर के पी लो। अगर आप घी पीना है तो उधार लेके पी लो, आज में जीना शुरू करो। ये चारवाक का कॉन्सेप्ट था। और सही बात है, आज की ज़िंदगी है क्या, पेपर दो, पास हो जाओ, रिसर्च करो, फिर क्या करोगे। एक ना एक दिन ज़िंदगी तो सबको डिक्लाइन होना है। रोजी रोटी के लिए एक बेसिक आधार बना लो, बाकी ज़िंदगी अपना मस्त जियो, ज़्यादातर बोझ लेके मत चलो। आजीविका क्या है दोस्तों, आजीविका ये कहता है डेस्टिनी। अगर आपके किस्मत में होगा आईएएस बनना, मंत्री बनना, विधायक बनना, या आपकी शादी होना, आपके बच्चे पैदा होना, अगर किस्मत में होगा तो सब कुछ होगा, और नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा क्या सोचना। जहाँ आपकी मंजिल होगी वहाँ तक आपको भटकना पड़ेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये मेरी किस्मत में थी, क्या मेरा जन्म कहीं हुआ, मैं कहीं रोजगार कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ रोजगार किया, फिर उसको रिजाइन दे के आज यहाँ पर हूँ। मैं पहले किसी और को छोड़ के दूसरे शादी कर लिया, उससे छोड़ के तीसरे से कर लिया, ये मेरी किस्मत में थी, मेरी समय खराब चल रही है। ये कहता है आजीविका कि आपकी जो किस्मत, आपकी जो डेस्टिनी, जो आपकी मंजिल, जहाँ तक आपको जाना होगा, आपके जीवन में जितना जो लिखित होगा, जहाँ तक आपको जो भी पढ़ना है, किससे लड़ाई करना, ये सारी चीज़ें बोल देते। जो आपके किस्मत में होगा वो मिल के रहेगा, और जो नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे आप कितनों सर हाथ पैर कितनों पटक लो, लेकिन
जो आपका होगा वो मिल के रहेगा। ये लोगों का अपना अपना तर्क था, इसको बोलते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। और बाकी ये जो आपका था ऑर्थोडॉक्स में, इसमें जो आप वेद को बिलीव करते हैं, अब वेद जैसे आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जिसमें मंत्रों का बात होता है, सामवेद जिसमें संगीत के रूप में उसको गायन किया गया, यजुर्वेद जिसमें प्रोज एंड पोट्री के माध्यम से उसको लिटरेचर के माध्यम से लिखा गया, और अथर्ववेद जिसमें जादू टोना कृषि मेडिसिन इलाज ये सारी चीज़ें जो बातें होती है आपका अथर्ववेद। ये 4 वेद की बात करता है। इसी वेद के आधार पे कुछ ब्राह्मणों को डिवाइड किया गया कि जो 2 वेद जानने वाले द्विवेदी है, 3 वेद जानने वाले त्रिवेदी है, 4 वेद के जो ज्ञाता होते चतुर्वेदी है। उसी हिसाब से उनकी धोती का ड्रेस का डिज़ाइन किया जाता, ऊंची धोती वाला, नीची धोती वाला, कैसा टीका वाला। जैसे आप साउथ के ब्राह्मण को देखिए तो ऐसे शिव की तरीके से ऐसे टीका लगाते हैं, और नॉर्थ इंडिया देखेंगे तो ऐसे टीका लगाते हैं। एक शैव को मानता है, एक वैष्णव को मानता है, अलग अलग अपनी विचारधारा बना रखी है। तो हमें बेसिक चीज़ पता रहना चाहिए। हमें अगर पता है क्यों ऐसा है, इन लोगों को अपने जीने खाने की, धर्म अच्छी चीज़ है, धर्म लोगों को जीना सिखाती है, अध्यात्म समझाती है, खुद से जुड़ने की बात करती है। यही होता है अध्यात्म, ना कि आपको पारलौकिक कोई कर्म कांड भगवान आपको दर्शन देते हैं। ये आपके खुद के विचार होते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसा आप पाते हो, जैसी तेरी आपकी विचार होगी वैसी तू आप सोचो। अगला होता पुराण है, 18 पुराण आप सुनोगे। शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण है। ये जो पुराण है लोग लिखे हैं, जिसमें कहते हैं आज एस्ट्रोलॉजर लोग होते हैं, हस्तरेखक बात करते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें किस में बात होती है आपका 18 पुराण में। 10 मंडल है, जिसमें कभी काल इसमें पूछा जाता मंडूको उपनिषद कहाँ से लिया गया है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। पूरा हिस्टोरिकल बेस है आपका। एंशिएंट हिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे वैदिक पीरियड अर्थात वैदिक प्री एरा और लेटर वैदिक, अलग अलग कॉन्सेप्ट उसमें है। ठीक है, ये मीमांसा उपनिषद बाद में थोड़ा और इसमें रिफॉर्म किया गया। कुछ लोगों ने बोला देखिए इतना ज़्यादा गॉड या भगवान में मत आप बैठे रहो उसी के सहारे कि भगवान ही सब कुछ करेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म के आधार पर गीता का लिखित हुआ। अब गीता का जो लिखित हुआ बेसिक चीज़ें लोगों ने लिखा, अपनी विचारधारा दी है, तो ये चीज़ें आपका गीता की बात करता है। महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध की सारी नीतियाँ उसमें बताया गया है। फिर अगला पढ़ते हो रामायण कि भाई भाई क्या रिश्ते होते हैं, दुश्मन के साथ कैसे रिश्ते होते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे लोग बोलते हैं गीता क्या सिखाती, महाभारत क्या सिखाती और रामायण क्या सिखाती है। तो महाभारत ये कहती क्या नहीं करना चाहिए, रामायण कहता क्या करना चाहिए, और गीता कहता कैसे जीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मूलभूत है, बेसिक आधार है, जीवन की लोगों को सीखने की एक पिलर है। इसी को बोलते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो जिसको जो बेस्ट लगता है वो अपना लेता है और अपनी ज़िंदगी को जीते रहता है। बट किसी पे कटाक्ष हमें करने की जरूरत नहीं दोस्तों, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बस। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीने का अधिकार है, स्वतंत्र है, समता है, एकता है, बंधुत्व है, पहले प्रियम्बल संविधान में लिखा हुआ है, तो मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। ठीक है, आइए अगला बात करते हैं। ये इंडियन लॉजिकल रीजनिंग के बाद नेक्स्ट चैप्टर अगला पढ़ते हो आप, परमाणा क्या है, प्रमाणा। अब प्रमाणा में जब आप पढ़ते इसमें 6 ऐसे टर्म हैं, उनको समझना। परमाणा मीन्स किसी चीज़ का प्रमाण होना, रिजल्ट होना, साक्षात जो कोई चीज़ दिखे, सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से आपने प्राप्त किया है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या पढ़ाई किया है, तो मैं बोलूँगा मेरे नॉलेज को देखो, क्वालिफिकेशन में क्यों जा रहे हो। बहुत से लोग आजकल PhD होल्डर हैं, डिग्री लेके बैठे हैं, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से है, मतलब उसके पास जो ज्ञान है ये कहाँ से ला रहा है, इस पे विश्वास होना चाहिए। जैसे ज्ञान कहीं से आ सकता है, डिग्री एक प्रमाण होती है। जैसे आप सोचते होंगे बड़े से बड़े डॉक्टर होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, कोई कान का, कोई आँख का, कोई हृदय का, कोई बाल का, कोई स्किन का, कोई किडनी का, बहुत से अलग अलग अपने अपने फील्ड का माहिर होते हैं। लेकिन उनके पास से जो नॉलेज आता है स्पेशल रूप में, क्योंकि उसी को अपना पूरा समय देते हैं।
ठीक है, अगर मैं इतनी बातें कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने कहीं सीखा है, तभी मैं बता पा रहा हूँ। नहीं पढ़ा होता तो कहाँ से? इसी को बोलते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज। स्रोत कहाँ से हुई ज्ञान की, प्राप्ति कहाँ से हुई, उसी को एक प्रमाण के रूप में आपको बताना है। तो ये जो आप ज्ञान प्राप्त कहाँ से करते हैं और उसको किस तरीके से आप दर्शाते हैं, बताते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में। पहला इसमें आपका शुरुआत होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष मीन्स होता है जिसको बोलते हैं परसेप्शन, किसी भी चीज को आप देख करके। जैसे आपके सामने दिख रहा है कोई भी ऐसी हादसा हो गई या कोई अच्छी चीजें हो गई, कोई नया चीज का निर्माण हो गया, आपके सामने पता है कि देश में इतनी टेम्परेचर बढ़ गई है, 48 टेम्परेचर हो गई या 52 टेम्परेचर हो गया, आपके पास रिकॉर्ड हो गया, आपको पता है कि इस वक्त जो है पूरा मौसम विभाग ने सब कुछ एक प्रत्यक्ष रूप में डाटा क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, लोगों को दिखा दिया, तो बोलते हैं प्रत्यक्ष। दूसरा इसको बोलते हैं अंग्रेजी में परसेप्शन। परसेप्शन मतलब एक परसेप्शन कर सके, हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा। दूसरा होता अनुमाना। अनुमाना, अनुमाना मीन्स होता है इन्फ्रेंस करना, एस्टिमेटेड करना, अनुमान लगाना। अनुमान ये लगाना कि आज बारिश हो रही है, इसका मतलब है कल भी बारिश होगी, या ऐसे आप अनुमान लगाते हो कहीं से ठंडी हवा चलती है तो आपको लगे कहीं बारिश हुई है, बादल छाया है इसका मतलब बरसात हो सकती है। आपने और भी फील्ड में अनुमान लगा लो। अनुमान ये लगा लिया कि 18 तारीख को आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, इसका मतलब आज जो है आपका नोटिफिकेशन दे दिया कि अब कल जो है या 10 तारीख को या 5 तारीख को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, तो इसका मतलब अनुमान हो गया कि एग्ज़ाम कन्फर्म है, होके रहेगा। ठीक है, हर एक फील्ड में जो आप अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेटेड करते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस करना, थिंकिंग प्रोसेस करना, कॉग्निटिव करना, सोचना समझना, उसकी बातें आपका होता है अनुमान लगाना, इन्फ्रेंस करना, इन्फ्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, थर्ड आपका होता है उपमाना। उपमाना, उपमाना मीन्स होता है किसी चीज का उपमान करना, कंपेयर करना, तुलना करना। जैसे अब जैसे मान लीजिए किसी की वॉइस है किसी की वॉइस से टकराती है, मतलब एक दूसरे को आवाज भी मैचिंग करती है, किसी की हाइट किसी दूसरे की हाइट से मैचिंग करती है, किसी की फेस किसी दूसरे की फेस से मैचिंग करती है। जब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से उसको जोड़ के चेक करते हैं कि एज ए इट इज ऐसे वो भी व्यक्ति चलता है, एज ए इट इज ऐसे व्यक्ति वो भी बात करता है, ऐसा लगता है इसका जो है किसी ने जैसे मान लीजिए वो बोलता है आइयो तुम किधर को दादा, तो लगेगा कि ये लगता है मद्रासी है, ये मद्रासी बात करता है। अब दूसरा कोई बोले ओ दादा की हाल चल बे, अब लोग तो भैया बंगाली है, तो जो आपने उसका एक्सेंट से पहचाना तो ये कंपेयर करने शुरू कर दिए कि इसकी इनकी जो एक्सेंट निकल रही है ये बंगाल की है, इसका मतलब ये बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनका एक्सेंट मद्रास से आ रहा है, ऐसा लग रहा है मद्रास से होंगे, हैदराबाद से होंगे, तमिल से होंगे। कोई बिहार लैंग्वेज बात किया और देखते हैं ना हम सुबह सवेरे तुमसे मुलाकात करेंगे, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेंट उन्होंने क्या दिया, कंपेयर किया। भैया इनको कंपेयर हमने किससे किया, ये बिहार से। आप समझ में आएगा, इसको बोलते हैं कंपैरिजन करना, तुलना करना, तुलना करना, किसी का कंपेयर करना, उससे उसको जोड़ देना। ठीक है, अगला बात करते हैं शब्दा। शब्दा मीन्स होता है जिसको शब्द के रूप में, लिखित रूप में बोल करके हम जो बात करते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्बल टेस्टिमनी। हम जो लिखित रूप से बात करते हैं या बोल करके जो बात करते हैं, किसी को साक्ष्य के रूप में बताते हैं कि ये चीज़ मेरे आंखों के सामने ऐसा घटित घटना हुई, मैं उसको लिखित रूप से बता सकता हूँ, मैं उसको बोल करके बता सकता हूँ। आप देखते होंगे काफ़ी फिल्मों में क्या होता है, जब किसी के सामने कोई घटना घटित होती है, अंत में गुंडा उसको देख ले, इसने तो मुझे देख लिया, फिर वो बंदूक उठाकर उसको गोली मार देता है। फिर कैसे कैसे लोग उसको देख के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पुलिस इंक्वायरी लेता है। बताइए कि जो हादसा हुआ आपके सामने हुआ, आप बताइए। अगर वो बता देता है तो लास्ट में नाम लेता है
नाम लेते, हाँ हाँ हाँ, कु 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 कु, अब पता ना कु से कौन था, कुंवर सिंह थे या कैलाश थे, अब पता ना कौन थे। अब इस तरीके से पता चलो व्यक्ति फंस गए, तो उसको बोलते हैं शब्द। शब्द के रूप में जो प्रमाण मिलना, लिखित रूप में जो प्रमाण मिलना, उसको बोलते हैं वर्बल टेस्टिमनी। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका होता है अर्थपट्टी। अर्थपट्टी, अर्थपट्टी क्या होता है दोस्तों, किसी चीज का अर्थ निकालना, उसका मीनिंग निकालना। अब उसमें क्या होता है अर्थपट्टी में, जैसे दो लोग कोई जा रहे हैं, भाई बहन जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, तो कोई सोचेगा, देख रहे हो किस तरीके के बाहों में बाहें डाल के जा रहे हैं, हाथ पकड़ के जा रहे हैं, क्या कल्चर आ गया, क्या समाज हो गया। हो सकता है भाई बहन हो, भाई प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखी है या उसका हाथ पकड़ रखी है, तो अपना वो अर्थ निकाल रहा है। तो जो आप किसी चीज को देख करके अलग अलग अपना अर्थ निकालते हैं, अपने अनुसार जो निकालते हैं, वो भी एक नॉलेज का सोर्स होता है, उसको बोलते हैं अर्थपट्टी। अर्थ निकालना नए नए तरीके से। कोई रात को ऑफिस आ रहा है, कोई लेट जा रहा है, लगता है कुछ रात में इनका गलत पार्टी चलता है, कुछ गलत काम इनका है, इसीलिए लेट आते हैं। हो सकता है नाइट भी काम करता हो। तो जो हम किसी को देख करके अर्थ निकालते हैं, उसको बोलते हैं अर्थपट्टी। ठीक है, अगला लास्ट में आपका आ जाता है अर्थपट्टी, अनुमाना, अनुपलब्धि, शब्द, और एक है दोस्तों, एक कोई और रह गया, उपमाना। ना ना ना, उपमाना हो गया दोस्तों। प्रत्यक्ष, अनुमाना, अनुपलब्धि, शब्द, अर्थपट्टी। एक है दोस्तों, 1 मिनट में बताता हूं। दोस्तों अनुपलब्धि, अगला जो आपका होता है अनुपलब्धि की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका अनुपलब्धि मतलब अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मीन्स होता है जो उपलब्ध ना हो, ना एप्रीहेंशन, जिसका कोई प्रमाण ही ना हो, जिसका कोई रिजल्ट, कोई प्रमाण, कोई सबूत ना, उसको बोलते हैं अनुपलब्धि। ठीक है, और आपका अर्थपट्टी बोलते हैं परज्यूशन। परज्यूशन, इस प्रकार के आपका जो है बेसिक हमने बात किया इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ना। अब अगला बात करते हैं इसमें इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में आपका आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अनुमान। अनुमान मीन्स होता है वही इन्फ्रेंस, उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? अनुमाना का अगर बेसिक चीज देखा जाए तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। अनुमाना, एक होता है आपका हेत्वाभास। हेतु यहां पर लिखते व्याप्ति। व्याप्ति, एक व्याप्ति, व्याप्ति। दूसरा आपका होता है हेत्वाभास। हेत्वाभास, इसको समझते हैं। व्याप्ति मीन्स होता है किसी चीज में लिप्त होना, उसमें कारण के साथ बात करना, रीजन की बात करता है, जिसमें कोई रीजन है। रीजन मतलब जैसे 2 लोग की फाइट हो गई, लड़ाई हो गई, तो उसमें कोई रीजन था। देश की जीडीपी आगे बढ़ गई, कोई रीजन है। देश की जीडीपी डाउन हो गई, कोई रीजन है। इन्फ्लेशन आ गया तो रीजन है। डिफ्लेशन आ गया, रीजन है। तो ये सारी चीजें जिसमें कोई न कोई कारण छुपी होती है, उसको बोलते हैं आपका व्याप्ति। व्याप्ति मीन्स होता है व्याप्ति, इसको बोलते हैं व्याप्ति। व्याप्ति, तो व्याप्ति मीन्स होता है जिसमें आपका रीजन है, कारण है, छुपा है। हेत्वाभास मीन्स होता है जिसमें हम गलतियों को ढूंढते हैं, मिस्टेक को पता करना। कौन कौन सी गलती, फॉर्मल फैल्सी है या इनफॉर्मल फैल्सी है, तो जहां पर गलतियों को ढूंढते हैं उसको बोलते हैं हेत्वाभास। इसमें 3 टर्म होता है, एक माइनर टर्म, एक होता मेजर टर्म, एक होता आपका मिड टर्म। ये बेसिक चीज बात करता है, माइनर, मेजर, मिडिल टर्म। और इन्हीं तीनों चारों का आधार पे एक और बनता है आपका कि टाइप्स ऑफ हेत्वाभास, उसको बोलते बधित, बधित, विरुद्ध,
आवधिक, सतप्रतिपक्ष, इस प्रकार का अलग अलग अपना नाम देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने जो बात किया आपका माइनर मिडिल टर्म क्या है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, यहाँ पर आग लग गया, यहाँ धुआं उठने लग गया, कौन माइनर टर्म होगा, कौन मेजर टर्म होगा। पर मेजर कौन होगा, मिडिल तो बेसिक क्या है आपका, मेजर पहले बनेगा आपका आग, आगे ही चलेगी तभी तो कोई कर्म बनेगा। और माइनर टर्म क्या हुआ, ये आपका पहाड़, और मेजर टर्म माइनर, और मिडिल टर्म आप हो जाएगा धुआं। ये अलग अलग पूछता है, किसी भी चीज का 3 आधार बनता है। पहले कोई किसी का कारण बनेगा, उस कारण के आधार पे कोई एक रीजन बनेगा, उसी रीजन को फिर पकड़ो भाई कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज ऐसी घटना हुई तो पूछेंगे पहले क्या हुआ, कोई बात हुई होगी कि भाई दूसरे कोई लेन देन की बात हुई, तूने मेरा इतना पैसा मैं इतना ले, अच्छा तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, तुमने ऐसा व्यवहार कर दिया, तू तड़ाक की बात शुरू होगी, मारपीट हो गया। तो उसको बोले कि पहले बताइए मिडिल टर्म क्या है कि मेजर टर्म क्या है। कहेंगे मेजर टर्म तो भाई यहाँ तो लड़ाई हुआ। बोले किन दोनों के बीच में, बोले ए और बी के बीच में। फिर बोले पता कैसे चला, तो बोले जब आवाज़ दूर तक जाने लगी तो बोलेंगे यही आपका जो है मिडिल टर्म हो गया, ये मेजर टर्म हो गया, ये माइनर टर्म हो गया। तो ऐसे क्या है आपको बेसिक चीज़ें। तो दोस्तों ये मैंने बात कर लिया पूरा लॉजिकल रीजनिंग का। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अगला। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो बात होती है जिसमें आप पढ़े होंगे हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है इसे सुन लीजिए। हायर एजुकेशन इसमें क्या क्या है देखिए, बेसिक एक एक चीज से सुन दो। पहला होता है एंशिएंट एजुकेशन क्या है। अब उसको 2 भागों में बांटा गया, इंस्टीट्यूशनल और वैदिक। इंस्टीट्यूशनल तरीके जो आप जैसे नालंदा, जगदला, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये सारी जो संस्थाएं हैं जहां आप ये सारी चीजें रिसोर्स पाते हैं उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑफ एजुकेशन एंड एंशिएंट। अगला होता वैदिक। वैदिक में पूछता ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गुरुकुल कैसे वहां पर बेसिक ज्ञान दिया जाता था, स्रोत था, लर्निंग था, किस तरीके को वहां पर ज्ञान दिया जाता था। फिर उसके बाद पढ़ते हैं आप प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन। 1813 से लेकर के 1947 से पहले तक जितनी भी एजुकेशन बनी पॉलिसी अंग्रेजों के द्वारा, जैसे चार्टर्ड एक्ट आया, 1 लाख रुपया खर्च किया गया, उसका क्या मकसद था, फिर दूसरा एक्ट आया, फिर क्या मतलब, तीसरा एक्ट क्या मतलब हुआ। ये जो आपने छोटे छोटे एक्ट पढ़ोगे, वो डिस्पैच आया क्या कारण था, आपका चार्टर्ड एक्ट आया क्या कारण था, ये सारी जब आपने पढ़ेंगे तो ये आपका होता है प्री एजुकेशन। पोस्ट एजुकेशन 1947 के बाद राधा कृष्णन कमेटी आप पढ़ते हो, कोठारी कमेटी पढ़ते हो, कब लाया गया, क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या रीजन था, किस चीज़ को डेवलप करना था, इनकी एजुकेशन क्या पॉलिसी थी, ये होता आपका पोस्ट एजुकेशन। नेक्स्ट आप अगला पढ़ते हैं ओरिएंटल क्या है, न्यू ओरिएंटल क्या है। ओरिएंटल जो पुराना था, न्यू ओरिएंटल जो नया कॉन्सेप्ट है। पहले ओरिएंटल में क्या फेस टू फेस लोग पढ़ाई करते थे, पुराना किताबें होती थी, उसी के रटन विद्या चल रही थी। अब आए नहीं, कुछ चीज़ें चेंज होना चाहिए, लॉजिकली बातें होना चाहिए, ओपन लर्निंग विद्यालय खुलना चाहिए, जैसे इग्नू हो गया, तो ये आपका न्यू ओरिएंटल एजुकेशन हो गया। फिर अगला आप पढ़ते हो प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल्ड क्या और टेक्निकल क्या। प्रोफेशनल मैंने पढ़ा दिया, पढ़ लिया, सीख गया, मैंने आपको ज्ञान दे दिया, ये हो बी प्रोफेशनल। स्किल्ड वो होता है जहाँ पर किसी को मोबाइल बनाना सिखाया जा रहा है, एसी बनाना सिखाया जा रहा है, नए नए बिल्डिंग का डिज़ाइन सिखाया जा रहा है, कम जगह में कैसे बिल्डिंग अच्छे डिज़ाइन दिया जा सकता है, जहाँ पर एक स्किल्ड को डेवलप किया जाए, कुशलता डेवलप किया जा रहा है। आप अच्छे होटल मैनेजमेंट कोर्स करके अच्छे अलग अलग रेस्ट खाना बनाते हो, अच्छे अच्छे कारपेंटर की तरह चीज़ें सीख करके अच्छे अच्छे मेज है, चेयर है, टेबल है, इसकी डेवलपमेंट, ये स्किल्ड की बात करता है। टेक्निकल जो भी आप तकनीकी चीज़ सीखते हो, जैसे मैंने बात किया मोबाइल बनाना, एसी बनाना, फ्रिज बनाना, कूलर बनाना, कंप्यूटर बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, ये सारी चीज़ें आपको किस में आ जाता है, टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट आप पढ़ते हो, उसके बाद आपका आता है वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। अब वैल्यू दिया है उसमें, उसके मूल्य को समझो, एनवायरनमेंट की क्या वैल्यू और एजुकेशन की क्या वैल्यू है। एनवायरनमेंट जो आप पर्यावरण उसको समझो, जिस पे आप जिस धरती पर रहते हो उसको समझो। लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, वेटलैंड क्या है, एमडीजी क्या है, एसडीजी क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कोप क्या है, G20 सम्मेलन क्या है,
इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों सम्मेलन किया गया, कहाँ सम्मेलन किया जाता है, क्या स्विट्जरलैंड में होता है या पेरिस में होता है या वाशिंगटन में होता है या कनाडा में होता है, किस कौन से देश के कैपिटल में होता है वो संस्था है, उस दिन को याद रखो। क्योंकि प्रोटोकॉल क्या है, हर एक चीज़ को आपको याद रखना है। ये इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं। फिर आपका आता है वैल्यू, जो एजुकेशन ऑफ वैल्यू। अब एजुकेशन है, आपने पढ़ाई कर लिया तो उसका ये मतलब नहीं मैंने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, कुछ चीज़ याद है, मैं जीवन में अपना गठरी लेकर के ढो रहा, नहीं। उसका मेन मकसद होना है एजुकेशन का मतलब एक समाज को बेहतर बनाना, अपने जीवन में एक आत्मसार करो, कैसे बात करना है, किस तरीके व्यवहार रखना है, छोटे और बड़ों को कैसे आदर किया जाता है, अपने से बड़े हैं तो उनको कैसे बात करो, छोटे से कैसे, अपने बराबर के लोग हैं तो उनसे कैसे बात करो। ये सारी इसी बात होता है आपका वैल्यू ऑफ एजुकेशन। और उस एजुकेशन के आप लाइफ में क्या आपको रोजगार दिया, अपने जीवन को कैसे बेहतर किया, इसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका आता है आईसीटी का सपोर्ट क्या होता है एजुकेशन में। आजकल बहुत ज़्यादा है दोस्तों, डिजिटल का ज़माना है, घर बैठे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका समय बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप बात करते हो इसमें आपका पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और गुड गवर्नेंस क्या है। गवर्नमेंट की जो नीतियाँ बनाई जाती है जो संविधान के अकॉर्डिंग है, उस संविधान के बेसिक टर्म को समझना है। जैसे आपका समझना कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने साल कितने दिन लगे, इसमें संविधान में कितने पार्ट हैं, पहले 22 थे तब 25 हैं, कितने शेड्यूल हैं, मतलब शेड्यूल कितने, अनुसूचियाँ कितने हैं, पहले 8 थे आज 12 हैं, आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, पहले 395 थे 450 हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन है, इसको याद रखो। इलेक्शन कमीशन क्या है, इसकी कौन से आर्टिकल में आता है, धन विधेयक क्या है, बिल विधेयक अर्थात बेसिक आपको मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है, इसको याद रखो। लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, ये पूरा आपका पॉलिसी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। गवर्नमेंट की बेसिक आधार है जिससे देश और समाज को बेहतर किया जा सकता है। फिर अगला इसी में आप पढ़ते हो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। भाई शासन प्रशासन क्या है, शासन प्रशासन को कैसे ब्यूरोक्रेसी चलाने वाले IAS IPS काम करते हैं, इसके बारे में समझो। फिर आप पढ़ते हो गुड गवर्नेंस क्या है। अब गुड गवर्नेंस अच्छा शासन कैसे किया जा सकता है, सरकार के द्वारा बनाई हुई पॉलिसी अगर सभी जनता तक पहुंचती है और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाई जाती है, मीडिया सही तरीके से अपना काम करती है, योगदान करती है। मीडिया काम का, मीडिया मतलब मध्यांतरण, मैं ए का बात सुना बी तक पहुंचाया, बी की बात ए तक पहुंचाया, मेरा काम यही है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सही सूचनाओं का पहुंचाना, और ऐसा नहीं भड़काऊ बयान देना, भड़काऊ काम करना जिससे समाज में एक वायलेंट फैल सके। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छी तरीके से चलती है तो बोलेंगे गुड गवर्नेंस है। बस और क्या है, इसमें आपको कुछ टर्म को समझना है कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, ये टर्म होते हैं आपका। ये मैंने बात कर लिया दोस्तों एक समरी तरीके से हायर एजुकेशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक अब बात कर देते हैं अगला आपका द पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ऐसे समझ जाओ दोस्तों। अब इसमें आपको ऐसे डिवाइड कर दो। द पीपल डेवलपमेंट क्या है, लोगों को विकास करने के लिए क्या चाहिए। MDG कॉन्सेप्ट समझो, SDG कॉन्सेप्ट समझो, COD को समझो, BOD को समझो, वेटलैंड क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये सारी चीज़ें, इकोटोन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, G28 सम्मेलन क्या है, या G20 क्या है, G28, G26, G27, ये सार्क क्या है, ब्रिक्स क्या है, कुछ बेसिक हमें संस्थाओं को याद रखना है और उस संस्थाओं को बनाया गया क्या कारण था। अब जैसे अगर एक समाज को बेहतर करना है तो कैसे क्या चाहोगे, पर्यावरण को लेकर के, समाज की गरीबी को लेकर के, समाज के एजुकेशन को लेकर के, समाज को शुद्ध पानी को लेकर के, हर एक चीज़ पे आपको डिबेट करना होगा। जो भाई कल किसी मान लीजिए कोई एरिया शहर है वहाँ पानी ही ना मिले, क्या कोई सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता। जहाँ जग वहीं जीवन, शुद्ध वातावरण होना चाहिए, सैनिटाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट का अच्छा क्लीन होना चाहिए, गरीबी नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी नहीं होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, तो चाहती समाज को बेहतर किया जाए। जिसमें आप MDG पढ़ेंगे तो MDG में बेसिक 8 पॉइंट को इंडिकेट किया गया था। MDG इसमें 8 पॉइंट को इंडिकेट किया
ये 2000 में लाया गया और इसका टारगेट था 2015 तक, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या था 8 पॉइंट को, रिड्यूस पॉवर्टी, रिड्यूस हंगर, इस रिड्यूस डिजीज, ये सारी चीज़ें क्या था। अब उसमें इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, आपका किसी प्रकार भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिला और पुरुष में जेंडर में कोई गैप नहीं होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करना है, आपके जो माता और बहनें हैं उनकी जब तक एक सही उम्र नहीं होती है, जो भी आजकल लड़कियां हैं 20-25 हो जाए तब शादी करो, नाबालिग पे शादी मत करो, छोटे बच्चे हैं जो डेड हो जाते थे उनको बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट 8 पॉइंट में लाया था। फिर उसके बाद आपका ग्लोबल पार्टी होता है, एक देश से दूसरे देश से जुड़ो, व्यापार करो। दूसरा बात करता है इसी में आपका आता है एसडीजी, इसमें 17 पॉइंट की बात किया गया, ये 2015 से लेकर के चल रहा है 2030 तक इसका टारगेट है। इसमें क्या है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, भाई सभी तक सतत विकास होना चाहिए, सभी तक चीज़ें पहुंच होनी चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास कोई चीज़ ना पहुंचे। अब इसमें चाहे गरीबी कम करना है, एजुकेशन को बेहतर करना, महिला पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, शादी सही समय पे सही उम्र पे होनी चाहिए, इस सारी चीज़ों की बात बोला गया है। छोटे बच्चों को उनको प्री, जैसे होता है आजकल प्री इंजेक्शन देना है, हर एक डिजीज से बताना है, और आपका क्लीन वाटर होना चाहिए, क्लीन सैनिटाइजेशन, मतलब इन्वायरमेंट को बेहतर करना, ये सारे पॉइंट इसमें रखा गया है। थोड़ा जहाँ 8 था इसमें और पॉइंट बढ़ा करके रख दिया गया है। इसका टारगेट 2030 तक का है, ठीक है। फिर पर तो सीओडी क्या है, बीओडी क्या है। सीओडी होता है कार्बन ऑक्साइड डिकम्पोजर, बायो ऑक्साइड डिकम्पोजर। जब किसी चीज़ को हमें सड़ाने गलाने के लिए नेचुरल तरीके से सड़ाते हैं, जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीट पड़ते हैं, उसको बोलते हैं बायो ऑक्सीजन डिकम्पोजर। तो अगर केमिकल मान लीजिए आपने, जैसे टमाटर है तो टमाटर के किसी ऐसे बर्तन में रख दिया, किसी पोटली में रख दिया, 20 दिन 25 दिन के बाद धीरे धीरे सड़ते सड़ते देखते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो जो उसको सड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की कितनी डिमांड पड़ती है, कितना समय लगता है, वो बाय नेचुरल तरीके से जो सड़ता है उसको सड़ाने में जो प्रयोग किया जा रहा है उसको बोलते हैं बायो ऑक्सीजन डिकम्पोजर। और जब किसी और चीज़ को सड़ाने के लिए हम केमिकल का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल, जो भी है केमिकल ऑक्सीजन डिकम्पोजर। अब एक केमिकल अगर किसी चीज़ को सड़ाएगा, मान लो बायो से अगर कोई चीज़ सड़ाया जा रहा है उसको 20 दिन लग गया। जैसे आप ऐसे पढ़िए, समझिए गांव में गोबर होता है, तो गोबर को किसी एक गड्ढे में डालते हैं तो उसको कम से कम 6 मंथ टाइम लगता है पूरा खाद बनने में। तो उसमें कीड़े पैदा होंगे, केचुए पैदा होंगे, उसको धीरे 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 क्या करता है वो खाता है, सड़ाता है, खाता है, सड़ाता है, फिर उसको खेत में डालते हैं। तो एक प्रकार से नेचुरल खाद बोला जाता है, जिसको आजकल लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। भैया मैंने ऑर्गेनिक ऐसे फसल उगा रखे हैं, चाहे आपका लौकी हो, तरबूज हो, करेले हो, इस प्रकार की जो फसल लोग कहते हैं ऑर्गेनिक, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल या बायो ऑक्सीजन डिकम्पोजर। और एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिकम्पोजर। तो केमिकल से आजकल ज़्यादातर चीज़ें भाई कम समय लगता है और जल्दी उत्पादन हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आजकल देखते होंगे, सुने होंगे मार्केट में कि बैगन होता है उस पर कलर डाल देते हैं ऐसा कि ताज़ा दिखता है। तरबूज है आजकल इंजेक्शन लगा देते हैं, बहुत मीठा लगता है। यही आपका फ़ायदा तो है लेकिन बहुत नुकसान है, इसको हमें समझना है। फिर अगला पढ़ते हैं वेटलैंड क्या है। वेटलैंड क्या है, जहाँ पर नमी है, जो जैसे मान लीजिए भारत जैसे देश है। अब भारत जैसे देश में मान लीजिए कि आपका भारत जैसे इस देश में ऐसे समझ जाइए। अब ये मान लीजिए जो आपका पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ी एरिया है, ये इसके नीचे जो तराई क्षेत्र होता है यहाँ पर नमी ज़्यादा होता है, दलदली हो जाता है, इसी को बोलते हैं वेटलैंड। और जहाँ पर नमी होगा वहाँ जल स्तर ठीक होगा, वहाँ बहुत से जीव जंतु, बहुत से स्पीसीज, बहुत से पंछी देखने को मिलेंगे। जब ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे उसी को बोल देंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर बहुत से जीव जैव विविधता देखने को मिल रहा है कि जीवों में कई विविधताएं हैं। यहाँ शेर है, बाघ है, कौवे हैं, चिड़िया हैं, पंछी हैं, उस तरीके से जीव जंतु देखेंगे। और जब यही एक चीज़ इनका एक जोन बना दिया जाता है तो बोलेंगे एक तो ये पूरा हॉट स्पॉट रेंज है। जैसे आपका वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, हिमालय है,
इस तरीके जो जोन बनाया जाता है उसको बोलेंगे ये हॉट स्पॉट रेंज है। और बस यही चीज़ होता है, वेटलैंड हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया और हॉट स्पॉट रेंज हो गया। एक होता है इकोटोन। क्या होता है इकोटोन? वो कहता है जहाँ पर जैसे मान लीजिए जल स्तर है, यहाँ जल का भी क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर एक तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर समुद्र क्षेत्र है, जहाँ पर स्थल और जल दोनों मिलते हैं, और यहाँ पर जो आपके जीव जंतु देखने को मिलते हैं उसी बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, जैसे दिल्ली एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो दिल्ली में अगर देखा जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्थल, एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हर एक स्टेट का व्यक्ति देखने को मिलेगा। वैसे जहाँ पर जल स्तर के, स्थल स्तर के जीव जंतु देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं वेट, आपका क्या बोलेंगे, वेट, सॉरी, इसको बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन बोलते हैं, इकोटोन। इस तरीके का चीजें होता है। एक पूछा जाता एल्बिडो क्या है? एल्बिडो मीन्स क्या होता है दोस्तों? जैसे ये अर्थ है, ये मान लीजिए आपका, हमने बना दिया अर्थ, ये आपका अलग अलग, ये पूरी अर्थ है, अलग अलग ये लेयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, सॉरी इसमें आपका हाइड्रो जो एरोस्फीयर में आएगा, जिसमें आप पढ़ेंगे अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इस तरीके जो स्फीयर है, ये जो आपका वायुमंडल की जो सतह है, सूर्य है, यहाँ से सूर्य के प्रकाश आती है धरती पे। अब धरती पे जो सूर्य का प्रकाश आता है, यहीं पर देखिए एक चीज बहुत छुपी है। सूर्य का प्रकाश अगर मान लीजिए 100% पृथ्वी के पास आता है, अगर ये 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है तो ये बोलेंगे तो ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को एल्बिडो कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बिडो। जितना आया उसको वापस कर दिया। लेकिन कभी कल पता 100% आया और इसी में से पता चला वो 95 ही वापस किया, 5% अपने पास रख लिया। अभी 5% अपने पास किस कारण से रखता है? जब किसी गैस की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की बढ़ गई, ऑक्सीजन की बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, किसी भी गैस की मात्रा बढ़ गई, जैसे आज भी एक पर्टिकुलर कि बोलते 78% नाइट्रोजन है, या आपका 21% ऑक्सीजन है, या आपका जो भी 5 पर जो भी है 12% कार्बन, जैसे एक बात करते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। तो अलग अलग जैसे पैमाना, अब पता चला जहाँ ऑक्सीजन लेवल पहले 21 था, आज वो घट के अगर 12 हो जाए तो लोगों का जीना तो मुश्किल हो जाएगा। माचिस की तीलियाँ जलना ही बंद कर देगी, जलेगी ही नहीं। ऑक्सीजन पाएगी तभी तो जलेगी ना, ये तो जलेगी नहीं। नाइट्रोजन बढ़ गया, पता चला और दिक्कतें हो गई, ठंड बढ़ना शुरू हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, पता चला मार गर्मी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोब मतलब पूरी पृथ्वी, ग्लोब एकदम वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब ये गर्म होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो तरह तरह की डिजीज होगा, बीमारियां होगा। आप जैसे आप देखे होंगे इस वक्त प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर टेम्परेचर बढ़ने लग गया मई और जून में। कभी कोई सोचता था 44-45 तक जाता, आजकल 50 तक टेम्परेचर जा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। इस चीज़ को भी समझना बहुत जरूरी है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एल्बिडो। 100 रुपये आपने किसी से लिया, 100 रुपया वापस कर दिया तो क्या फर्क पड़ा? 100 रुपया लिया, उसको 90 वापस 10 अपने पास रखा है, तभी फर्क पड़ रहा। यही चीज़ इसको समझाना चाहता है। तो ये पर्यावरण में काफ़ी चीज़ें बहुत और डीपली है। आपको जोन पढ़ना है, रिजर्व जोन पढ़ना है, कुछ पार्किंग है, कुछ नेशनल पार्किंग है। अलग अलग जोन को पढ़िए, कौन से जीव जंतु को ज़्यादा प्रिजर्व किया गया, सुरक्षित किया गया, किसको बचाया जा रहा है, किसको नहीं बचा। अगर जीव जंतु बचेंगे तो हम बचेंगे। आप सोचेंगे कैसे? जैसे आपके घर में अगर छिपकली आती है तो उसको मारा मत करिए। छिपकली क्या करती है, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं ना, आपकी दीवार पे घूमते रहते हैं, उनको खा जाती है। जब उनको खा जाएगी ना तो कीड़े पता चला आपके बिस्तर पे गिर रहे हैं, आपके खाने में आप खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। इसीलिए देखिए हर एक के पीछे एक रीज़न है। जैसे हमने अभी लॉजिकल रीजनिंग में बात किया कि रीज़न है, कारण होता है। तो जो कुछ चीज़ें नेचर ने बनाया आपके लिए सुरक्षा के लिए बनाया है। अगर मान लीजिए मच्छर भी ज़्यादा होते तो उनके पीछे रीज़न है। मच्छर ज़्यादा होंगे तो ये जो आपका छिपकली है उनका भोजन हो जाता है। खेतों में अगर कीट ज़्यादा होते तो इसका मतलब मिट्टी अच्छी है, कीट नहीं होगा तो रेगिस्तान बन जाएगा।
जीव जंतु ज़्यादा हैं, पंछी ज़्यादा हैं, इसका मतलब है उससे हमें कई चीज़ मिलता है। जो अनावश्यक कीट पतंगे ज़्यादा बढ़ती हैं उनको कम कर देती हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत से कीट बढ़ेंगे, बहुत से कीट कम हो जाएंगे, और उन्हीं बीच में अगर कोई जीव जंतु कम हो गया, बढ़ गया, तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए पूरा नेचर जो चीज़ें बनाया है सोच समझ के बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये हो गया आपका द पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बात कर लिया। लास्ट में आपका आता है आईसीटी। आईसीटी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एक बात करते हैं। आईसीटी में दोस्तों बेसिक अगर देखा जाए, कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ लो, कंप्यूटर का जनरेशन, फिर उसके बाद इंटरनेट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉडेम क्या है, राउटर क्या है, रोम क्या है, रैम क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। बस इतना ही चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको बाकी इसमें रिसर्च क्या क्या, आईसीटी में आप क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर के जनरेशन का जो बेसिक बात करता है, अब जनरेशन में हमें क्या पढ़ना है, इसके देखिए 5 जनरेशन में इसको बांटा गया। इसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने किया, क्यों लाया अलग मैटर था, आप बस इतना समझिए हमें। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 तक चला। दूसरा आपका जनरेशन 1955 से 1965 तक चला। तीसरा 1965 से और 75 तक चला। चौथा आपका 1965 से और 80, यहाँ लिख देते हैं 1975 से 75 से 1980 तक चला। और उसके बाद आज जो चल रहा है 1980 से अभी तक ये सोहान चल रहा है। तब इसमें पूछ लेता है कि बताइए फर्स्ट जनरेशन किसका प्रयोग किया गया, इसमें आपका आया था ट्रांजिस्टर, दूसरा वैक्यूम ट्यूब, तीसरा आईसी, तीसरे चौथे में VLSI, और पांचवें में आपका आ जाता है, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, यहाँ 4, यहाँ लिख देते हैं। चौथा यहाँ VLSI, उसके बाद ULSI। इस तरीके का आपका ये बेसिक चीजें पूछता है। ठीक, फिर अगला पढ़ते हो सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर जिसको आप ना तो छू सकते हो ना देख सकते हो, उसको सॉफ्टवेयर, जिसको छू सकते हो देख सकते हो हार्डवेयर। फिर पूछता आउटपुट डिवाइस क्या, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिसमें आप जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनको इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसमें कोई बाहर देखने को मिला, जैसे प्रिंटर हो गया, डिजिटल हो गया, स्क्रीन हो गया, ये सारी चीजें आप क्या होता है, स्पीकर हो गया, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट पढ़ते हो, लाइन क्या है, मैन का वैन क्या है, पैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, अलग अलग तरीके जो हमें इसको बनाए। दोस्तों आज इतना ही काफी, आवाज आ रही बहुत चिड़न सी पैदा होगी, कल फिर पढ़ाते हैं नया बताएं। तो आज इतने, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आवाज काफी ज्यादा आ रही है।